हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मनी के बारे में। तो आज का हम लोग का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुँच पाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मुद्रा, मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हम लोग का चैप्टर है मुद्रा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब मुद्रा क्या है? जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुद्रा, मुद्रा यह जो है विनिमय का साधन है। मुद्रा जो है, मनी जो है, विनिमय का साधन है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं मुद्रा के प्रकार, मनी के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी? तो मुद्रा के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहला आता है मानक मुद्रा। पहला क्या आता है? पहला मानक मुद्रा आता है। दूसरा सांकेतिक मुद्रा। तीसरा गरम मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा। चौथा आ जाता है दोस्तों नरम मुद्रा या सुलभ मुद्रा। पांचवा की बात करें तो कठोर मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। छठा की बात करें दोस्तों सस्ती मुद्रा। सातवां की बात करें दोस्तों तो महंगी मुद्रा। आठवां की बात करें दोस्तों तो काली मुद्रा। नौवां की बात करें दोस्तों तो विधिग्रह मुद्रा। 10वां की बात करें तो हवाला मुद्रा। आइए जानते हैं इनको विस्तार रूप से दोस्त। तो शुरुआत करते हैं मानक मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो मानक मुद्रा क्या है? तो यह अंकित मुद्रा बराबर आंतरिक मुद्रा, मतलब जितना उसको किसी चीज को बनाने में खर्च हुआ है उतना ही उस पर अंकित मूल्य किया गया है। तो इसे क्या कहते हैं? मानक मुद्रा। अंकित मूल्य बराबर आंतरिक मूल्य। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा बराबर नहीं है अंकित मूल्य, बराबर नहीं है आंतरिक मुद्रा। मतलब इसका मतलब कहने का सेंस हुआ, मतलब अंकित मूल्य मान लिया जाए किया गया 100 रुपया, और उसका आंतरिक मूल्य रियल में एक कागज के कितना हो सकता है कीमत? 1 से 2 रुपया, लेकिन सांकेतिक रूप से कितना यह नोट चल रहा है? 100 रुपये में। तो ये अंकित मूल्य बराबर नहीं है आंतरिक मूल्य। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों गरम मुद्रा की। गरम मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो गरम मुद्रा, गरम बाजार की ओर पलायन करने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गरम मुद्रा कहा जाता है। गरम बाजार यानी बाजार तेजी हो, गरम बाजार का मतलब वही होता है बाजार तेजी की ओर पलायन करने वाली मुद्रा। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। चौथा बात करते हैं नरम मुद्रा। तो आपूर्ति ग्रेटर देन मांग। तो आपूर्ति अगर ज़्यादा है और मांग कम है तो मुद्रा नरम मुद्रा कहलाती है। नरम मुद्रा क्या है? आपूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो नरम मुद्रा नरम मुद्रा हुआ। कठोर मुद्रा की बात करते हैं, तो कठोर मुद्रा क्या है दोस्तों? तो कठोर मुद्रा आपूर्ति ग्रेटर देन मांग, यानी आपूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है तो क्या हो गया? कठोर मुद्रा हो गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं सस्ती मुद्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम ब्याज दर पर मुद्रा को उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम ब्याज दर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम ब्याज दर में उपलब्ध मुद्रा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों महंगी मुद्रा की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च ब्याज दर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च ब्याज दर में उपलब्ध मुद्रा क्या कहलाती है? महंगी मुद्रा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
उच्च ब्याज दर में उपलब्ध मुद्रा क्या कहलाती है? महंगी मुद्रा कहलाती है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों काली मुद्रा, ब्लैक मनी की बात करें तो काली मुद्रा की बात करें दोस्तों, ब्लैक मनी की बात करें तो जिस मुद्रा को कर से बचाया गया हो अवैध तरीके से, काली मुद्रा जिसे ब्लैक मनी कहते हैं, तो जिस मुद्रा को कर से बचाया गया हो या फिर अवैध तरीके से बचाया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे काली मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल टेंडर मनी, तो सरकारी मान्यता प्राप्त मुद्रा को क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हवाला की बात करते हैं दोस्तों। तो मुद्रा का अवैध कारोबार, मुद्रा का जो अवैध कारोबार है वो हवाला कहलाता है। हवाला किसे कहते हैं? मुद्रा का जो अवैध कारोबार है उसे हवाला कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति। तो आइए जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है दोस्तों, टोटल इनके बारे में जानते हैं। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति का अर्थ है महंगाई। मुद्रास्फीति में क्या क्या होती है आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो मुद्रास्फीति में वस्तु की मात्रा घट जाती है, वस्तु की जो मात्रा है वो घट जाती है। दूसरा, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तु की मात्रा घट जाती है और मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, यानी जो चीज़ जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो 10 का चीज़ है तो वो 20 में भी जाकर खरीद ले सकता है, तो मुद्रा का तो क्रय शक्ति घट ना गया। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा की कीमत घट जाती है। क्या होती है? मुद्रा की कीमत घट जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव किनके किनके ऊपर क्या पड़ेगा, किनको लाभ होगा, किन्हें हानि होगा, किन्हें प्रॉफिट होगा, किन्हें लॉस होगा, आइए जानते हैं। तो लाभ होगा लेनदार को, जिसने ऋण लिया है उनको क्या होगा? लाभ होगा। जो देने वाले ऋणदार हैं उन्हें हानि होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। विक्रेता को क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि वो पहले से कम दाम में खरीदा और वस्तु को अधिक दाम पे बेच रहा। क्रेता को क्या हुआ? नुकसान हुआ। उत्पादनकर्ता को क्या होगा? लाभ होगा, उत्पादनकर्ता को लाभ होगा, लेकिन जो उपभोग कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो नुकसान होगा, महंगा खरीदना पड़ेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनिश्चित वेतन वाला को लाभ होगा, जिसका निश्चित वेतन नहीं है और जिसका निश्चित वेतन है उन्हें क्या होगा? हानि होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महीने का 30,000 कमा रहे हैं तो उनका तो निश्चित वेतन है, कोई जिनका निश्चित वेतन है, जिनका मान लीजिए महीने के कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 20,000 ऐसे होते तो उनको तो लाभ होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति रोजगार उत्पन्न करता है, मुद्रास्फीति जब होता है तो वो लाभ उत्पन्न करता है, लेकिन मुद्रा संकुचन क्या करता है? ये बेरोजगारी उत्पन्न कर देता है। मुद्रा संकुचन क्या करता है? मुद्रा संकुचन बेरोजगारी उत्पन्न कर देता है। तो मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की तुलना में ज़्यादा बुरा है, खराब है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुद्रा संकुचन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का विस्फोट, यह मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा स्थिति यानी मंदी का अभाव होता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो मुद्रास्फीति सह मुद्रा संकुचन यानी महंगाई सह मंदी, जब महंगाई और मंदी दोनों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब महंगाई और मंदी दोनों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? आर्थिक स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? जब महंगाई और मंदी दोनों उत्पन्न हो जाए तो यह क्या कहलाती है? आर्थिक स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुद्रास्फीति का उपचार है मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन का उपचार है मुद्रा संस्फीति। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। मुद्रा का अवमूल्यन पे आ जाते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मुद्रा का अवमूल्यन का बात करें दोस्तों तो जब जानबूझकर किसी देश के सरकार के द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य जो है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों,
जब जानबूझकर किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा को घटा देती है तो आर्थिक स्थिति मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। तो भारत में अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। अब कब कब हुआ है, आइए जानते हैं दोस्तों। तो भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ है? पहली बार हुआ 1949। पहली बार कब हुआ? 1949। दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? 1949 में। दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण की बात करें दोस्तों, नोटबंदी। विमुद्रीकरण की डिमोनेटाइजेशन की बात करें, नोटबंदी की बात करें दोस्तों, तो विमुद्रीकरण, मुद्रा का विनाश करना ही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? काला धन को समाप्त करना। तो भारत में विमुद्रीकरण कब कब किया गया? तो पहली बार 1978 ईस्वी में, दूसरी बार 2016 ईस्वी में। तो 1978 का नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन हुए? तो मोरारजी देसाई, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल 14वें गवर्नर थे। सरकार किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी की। बंद किया गया नोट कौन कौन था? तो 10,000 का, 5,000 का और 1,000 का। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। फिर 2016 की नोटबंदी की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 14वें प्रधानमंत्री। आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे, 24वें प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं दोस्तों सरकार। सरकार किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। बंद किया गया नोट 1,000 और 500 का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा की बात करें दोस्तों तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया। रुपया को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के शासनकाल के दौरान चलाया। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया रुपया जो था चांदी का था। और ये कितने ग्राम का था? तो कितने ग्रेन का था? तो आइए जानते हैं। 178 ग्रेन का था। और ग्राम में अगर पूछ दे तो कितने ग्राम का था? तो 11.534 ग्राम का था। तो इसे ध्यान रख लेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का जो सिक्का था वो 178 ग्रेन का था, 11.534 ग्राम का था। रुपया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो रुपया का अर्थ चांदी होता है। शुरू में भारतीय मुद्रा जो रुपया था 16 आनों में विभाजित था, यानी 1 रुपया बराबर 16 आने होता था। 1 रुपया बराबर 16 आने होता था। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। नोट 1 रुपया बराबर 16 आने बराबर 64 पैसा बराबर 192 पाई। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1957 ईस्वी में भारतीय रुपया का दशमलवीकरण किया गया। 1957 ईस्वी में भारतीय रुपया का दशमलवीकरण किया गया। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। दशमलवीकरण 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों रुपया का प्रतीक चिन्ह। तो ये प्रतीक चिन्ह कब आया, कौन दिया, कैसे हुआ, क्या, आइए हम लोग जानते हैं। तो रुपया जो है ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में और दूसरा रोमन लिपि में लिखा गया। तो ये दोनों लिपि में लिखा गया है। इसके डिजाइनर कर्ता कौन थे? तो धर्मलिंगम डी उदय कुमार। तो धर्मलिंगम उदय कुमार जो कि क्या थे? आईआईटी मुंबई से पीजीएन थे, यानी पीजी किए थे। और अभी वर्तमान में थे आईआईटी गुवाहाटी में पोस्टेड हैं। स्वीकृति कब मिली? तो 15 जुलाई 2010 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में वर्तमान में सिक्के का प्रचलन की बात करें दोस्तों तो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का भी सिक्का आने वाला है। नोट में ध्यान रखेंगे दोस्तों 1 जुलाई 2011 ईस्वी को 25 पैसा एवं इससे कम मूल्य के सभी सिक्के बंद कर दिए गए। तो ध्यान रख लेंगे। भारत में वर्तमान में प्रचलित नोट कौन कौन है? तो 1 का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट और 2000 का नोट।
और 1000 का नोट तो अभी वर्तमान में बंद है। तो वर्तमान में 10 प्रकार के नोटों का प्रचलन है। 1978 ईस्वी में 1000 का नोट तो बंद हुआ था दोस्तों, लेकिन फिर 2016 में फिर से चालू किया, बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीच में चालू हुआ होगा। तो चालू कब हुआ था 1000 का नोट? तो 9 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी को 1000 को नोट को फिर से पुनः चालू किया गया था। भारत में 8 नवंबर 2016 ईस्वी को दूसरी बार फिर से 1000 रुपये का नोट को बंद कर दिया गया। तो 1000 नोट के बारे में जानते हैं। 1978 में बंद कर दिया गया, सन 2000 ईस्वी में 9 अक्टूबर 2000 ईस्वी को चालू किया गया और सन 2016 ईस्वी में बंद कर दिया गया। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं 2000 का जो नोट है सबसे पहली बार 2016 में चलाया गया। 200 का नोट जो है 2017 में चलाया गया। नए प्रारूप का जो 500 का नोट जिसमें स्वच्छता अभियान का विज्ञापन है सन 2016 ईस्वी से चलाया गया। नए प्रारूप का जो 50 रुपये का नोट है और साथ साथ जो 200 रुपये का नोट है, नोट का प्रचलन अगस्त 2017 ईस्वी में किया गया। तो 2000 का नोट कब चलाया गया? 2016 में। 200 का नोट 2017 में। और नए प्रारूपों का 500 का नोट जिसमें स्वच्छता अभियान का विज्ञापन है सन 2016 ईस्वी में चलाया गया। नए प्रारूप 50 रुपये का जो नोट है साथ साथ 200 रुपये का नोट जो है का प्रचलन अगस्त 2017 ईस्वी में चालू किया गया। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारतीय जो नोट है कॉटन राग का बना होता है। भारतीय जो नोट कैसे बना होता है? कॉटन राग का बना होता है। भारतीय नोटों को जारी करने का अधिकार किसे है? तो 1 रुपया नोट वित्त मंत्री के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, वित्त सचिव के द्वारा, और बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई पहले अनुपातित कोष प्रणाली के विधि से नोट को छापता था। आरबीआई जो है अनुपातित कोष प्रणाली के आधार के विधि से नोट को छापता था 1997 तक, लेकिन वर्तमान में जो है आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट को छापता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ सिक्कों की और नोटों की ढलाई छपाई की जाती है, ये जानते हैं। तो भारत में सिक्कों की ढलाई 4 जगह पे की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है आइए जानते हैं। तो पहला तो मुंबई में किया जाता है, पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, और तीसरा नोएडा में, चौथा हैदराबाद में। तो इसका ट्रिक है मकान है। भारत में सिक्कों की ढलाई की ट्रिक है, मकान का भी तो ढलाई ही करते हैं, तो इससे भी याद रखेंगे, भूलेंगे आप नहीं। मकान में म से मुंबई, क से कोलकाता और न से नोएडा, ह से हैदराबाद। भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। भारत में कितने जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है दोस्तों? तो भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। इसका ट्रिक है मैं देवदास की आशिक बनी। तो मैं से मैसूर, देवदास से देवास, यानी देवास कहाँ स्थित है? तो देवास स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आशिक से क्या है? नासिक। नासिक कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। बनी से क्या है? शाहबनी। शाहबनी कहाँ है दोस्तों? तो शाहबनी कहाँ है? शाहबनी पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मुद्रा से रिलेटेड यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।